डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का इंटरेक्टिव फिजिक्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट कर चुके हैं। ओम्स लॉ पढ़ा था हमने और आज हम कुछ ओम्स लॉ के प्रैक्टिकल करेंगे। ओम्स लॉ के प्रैक्टिकल रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ओम्स लॉ इतना इम्पोर्टेंट है कि आगे आपको लाइफ टाइम मिलने वाला है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। मैंने लास्ट टाइम बताया था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों हमने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया था, टेम्परेचर वेरिएबल क्यों नहीं लिया था, ये सब कुछ हम बता चुके हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस था, या हम इसे बोल सकते हैं दूसरे इन अदर वर्ड्स बी प्रोपोर्शनल टू आई। और यहाँ पर एक हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिया था, आर जिसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ये आर क्या है, हमारा रेजिस्टेंस। यानी कि अगर हम बात करेंगे आर इज इक्वल टू, अगर हमें यूनिट के टर्म्स में निकालना हो तो यहाँ हम बोल सकते हैं वी अपॉन आई। वी का मतलब हो गया वोल्ट और आई का मतलब हो गया एम्पियर। यानी कि अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हैं हम। और 1 वोल्ट पर एम्पियर का मीन ये हुआ 1 वोल्ट पर एम्पियर, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 1 ओम के इक्वल हुआ। 1 वोल्ट पर एम्पियर का मीन क्या हुआ, 1 ओम। यानी 1 वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलेंगे हम, ओम बोलेंगे। तो आप या तो वोल्ट पर एम्पियर बोलिए, इतना लंबा वर्ड बोलना है, लॉन्ग में बोलना है तो वोल्ट पर एम्पियर बोल सकते हैं। अदरवाइज आपके सामने सुटेबल एक टर्म दिया हुआ है, छोटा सा एक सिंबल है ओम, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं OHM, ओम। और ये सिंबल हो गया रेजिस्टेंस का। तो चलिए अब हेडिंग लगा ली होगी आप लोगों ने, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। दूसरी चीज़ मैं ये बताता हूँ आप लोगों को कि रेजिस्टेंस जो है वो कुछ कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें लेंथ पर, तो जितना लॉन्ग वायर होगा रेजिस्टेंस उसका उतना ही ज़्यादा होगा, जितना शॉर्ट वायर होगा रेजिस्टेंस उसका उतना ही कम होगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए हमारे सामने वायर है और से कॉपर वायर है और इसकी लेंथ है मान लीजिए 120 मीटर। और सेम मटेरियल का अगर मैं बात करूं, कॉपर वायर फिर से है और अगर इसकी लेंथ है 5 मीटर, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस जो है वो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये 120 मीटर का जो लेंथ का वायर आ रहा है। और अगर मैं बात करूं इस वाले वायर के लिए, इसका वायर का जो लेंथ है वो कम है, 5 मीटर है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो वायर, ये जो वायर है इसमें रेजिस्टेंस कम है। तो रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आप वायर की लेंथ बढ़ाएंगे, किसी भी मटेरियल का, जो से भी मटेरियल का बना हो वायर, डजेंट मैटर, उसकी लेंथ बढ़ाते चले जाइए, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली उसका बढ़ता चला जाएगा। और उसकी लेंथ जितनी शॉर्ट करेंगे आप, उसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं टेम्परेचर का, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम करेंगे उतना ही रेजिस्टेंस आपका कम होगा। यानी कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। तो इसीलिए ओम्स लॉ को हमने जो बताया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ना रेजिस्टेंस बढ़े ना रेजिस्टेंस कम हो, ना करंट की वैल्यू चेंज हो। तो इसीलिए उन्होंने बोला था एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो करंट फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस के है। तो हम बोल सकते हैं कि जिस तरह से लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, उसी तरह से नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि किस नेचर का मटेरियल का नेचर किस तरह से, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा दे रहा है वो करंट के लिए, या वो इजीली पास होने दे रहा है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन की तरह एक्ट कर रहा है, रुकावट की तरह एक्ट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इट इज़ अ गुड रजिस्टर, कि अगर गुड रेजिस्टेंस कि ये जो है करंट को अपोज कर रहा है। और अगर वहीं से करंट को इजीली पास होने दे रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ बैड रजिस्टर या बैड रेजिस्टेंस है, यानी करंट को बहुत आसानी से पास होने दे रहा है।
और भी कई सारी चीज़ें, यदि मैं थिक और थिन वायर के टर्म्स में बात करूं तो थिक वायर अगर मैं लेता हूं तो थिक वायर में रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होगा। थिक वायर का बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। एक मोटा तार ले लो आप, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम मिलेगा, लेकिन वहीं आप एक थिन वायर लो, पतला वायर ले लो, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी थिन वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है कंपेयर टू थिक वायर। तो ये तो कुछ रेजिस्टेंस के कंसेप्ट थे, बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। तो अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। मैं कुछ एनसीईआरटी के आप लोगों को न्यूमेरिकल कराता हूँ, और ये न्यूमेरिकल आपसे लास्ट ईयर भी पूछा गया है और अक्सर आते रहते हैं। पहला न्यूमेरिकल है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। आपसे बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर। कोई भी वायर है मेरे सामने, मान लीजिए कॉपर का वायर है, एल्युमिनियम का वायर है, कुछ भी वायर है ये, और इसके बीच में 2 पॉइंटों के बीच में मान लो एक पॉइंट ये लेता हूँ और एक पॉइंट ये लेता हूँ, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसकी जो वैल्यू दे रहा है 0.1 वोल्ट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या 2 पॉइंटों के बीच में कैलकुलेट करेंगे। मैं न्यूमेरिकल को कंसेप्ट की तरह समझा रहा हूँ। 2 पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.1 वोल्ट है। दैट मीन क्या 2 पॉइंटों के बीच में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है। उसके बाद में इसमें करंट बोल रहा है कि ये जो वायर है जो करंट ले जा रहा है, इसकी जो वैल्यू दे रहा है वो है 2 एम्पियर। वेरी गुड। अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस आपसे पूछा है, आप लगा दीजिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है V = I × R। आपसे R पूछा है, R आप निकाल सकते हैं V/I। V का मतलब हो गया 0.1, I का मतलब हो गया 2 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे ये 20 हुआ। 20 का डिवाइड कर दीजिए 1 में, पॉइंट लगाया 0, 0 लगाया 0.25 = 100। यानी कि हम बोल सकते हैं 0.05 ओम का रेजिस्टेंस है यदि 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो और पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 वोल्ट मेंटेन हो। ये एक नंबर के न्यूमेरिकल बच्चों पूछ लिए जाते हैं अक्सर, है कुछ नहीं, बस फॉर्मूला बेस्ड है। कंसेप्ट की बात करेंगे तो कंसेप्ट बस यहाँ पर इतना है कि अब आप यहाँ पर ये देखिए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर I की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। यहीं अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है ऑटोमेटिकली I की वैल्यू कम हो जाती है। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता रखा है कि V और R का किस तरह से इन्वर्सली I और R का किस तरह से इन्वर्सली रिलेशन रहता है। जैसे अगर आप I = निकालेंगे तो I = क्या रहता है, V/R रहता है। R को इंक्रीज़ कर दीजिए तो I ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाएगा। R को आप कम कर दोगे I ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा। चलिए आंसर आप लोगों का आई थिंक आ गया होगा 0.05 ओम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मेहनत कर लो आप लोग भाई, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। डेली प्रैक्टिस, जैसे मैं बोलता आ रहा हूँ, डेली प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्शन आपके अंदर खुद आएगी। A simple electric circuit has a 24 volt battery and a resistor of 60 ohm. What will be the current in the circuit? The resistance of the connecting wire is negligible. बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये भी। अगर मैं बोलूँ ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई सा भी सर्किट है, ये लो भैया, मैं सर्किट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये इंडक्टर बना रहा हूँ, रहने दो, मैं रेजिस्टेंस के टर्म्स में चल रहा हूँ। ये हमारे सामने बैटरी हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव बता चुका हूँ। हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है लोअर पोटेंशियल। ये सब आप लोगों को अच्छी तरीके से आ चुका है। अब आपसे बोला ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है 24 वोल्ट बैटरी। इस बैटरी की जो वोल्टेज है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है हुआ वो कितना है, 24 वोल्ट का होगा। तो यहाँ पर इससे ये भी समझ लीजिए यहाँ पे भी 24 वोल्ट का पोटेंशियल मेंटेन होगा। क्यों होगा ये आगे वाले लेक्चरों में भी पता चल जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, वोल्टेज सेम, ये सब आपको पता चल जाएगा।
यानी 24 वोल्ट का आपके सामने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है और रजिस्टर जो है वो 60 ओम का है। यहाँ पर जो इसका रजिस्टेंस है वो 60 ओम है और ये वायर से कनेक्टेड है। ये क्या है, इसके सामने ये वायर जा रहे हैं और इन वायरों का रजिस्टेंस उसने बोल दिया नेग्लिजिबल है। यानी कि होता है वायरों में भी रजिस्टेंस होता है, लेकिन उसने बोल दिया कि वायर में बहुत कम होता है बेटा, तो वायर का जो रजिस्टेंस है उसने नेग्लिजिबल बोल दिया है। यहाँ जो इसने जो सर्किट लगा रखा था रजिस्टर, इसका जो है वो रजिस्टेंस दे रहा है 60 ओम दे रहा है और ये वोल्टेज 24 वोल्ट है। आपसे पूछा है कैलकुलेट द करंट, आई की वैल्यू पूछा है, आप लिख सकते हैं V इज़ इक्वल टू 24 वोल्ट, R इज़ इक्वल टू 60 ओम। आपसे I पूछा है, आप लगा दीजिए फिर से ओम्स लॉ, V इज़ इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय R। I निकालने के लिए क्या करेंगे, जय श्री राम, V अपॉन R। V की वैल्यू दे रहा है 24, R की वैल्यू दे रहा है 60। जो भी सॉल्व करेंगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, 24 अपॉन 60 एम्पियर जो भी आएगा, टाइम ना बर्बाद करो, 24 अपॉन 60 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरीके से। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 3, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेली मेहनत कर डालो बेटा, डेली डेली। An electric iron draws a current of 3.4 ampere from the 220 volt supply line. What current will this electric iron draw when connected to 100 volt supply line? An electric iron draws a current of 3.4 ampere. इलेक्ट्रिक आयरन है, घर में जो आप आयरन करते हो, और वो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इक्विपमेंट है। और इलेक्ट्रिकल आयरन जो है वो करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, मान लो ये आयरन तो बनाऊंगा नहीं मैं यहाँ पर, मान लो ये हमारे सामने आयरन है, ठीक है भैया, कहीं से भी करंट आ रहा है, ये लो भैया, ये वोल्टेज यहाँ पर मेंटेन होगा प्लस माइनस, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। बोल रहा है कि करंट जो एम्पियर ड्रॉ कर रहा है इसमें से कितनी करंट जा रही है, 3.4 एम्पियर। शाबाश। 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन है, यानी कि ये जो सप्लाई लाइन है वो 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से है, सॉरी बैटरी से नहीं है, सॉरी सप्लाई लाइन। तो 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन आ रही है भैया, AC DC जो भी है 200 AC ही होगा, 220 वोल्ट सप्लाई लाइन हो गई आपके सामने। और ये आपके सामने बोला 3.4 एम्पियर की करंट है। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई। अब इसी आयरन को अगर हम 110 वोल्ट की सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर दें तो कितना करंट ड्रॉ करेगा वो। अच्छा क्वेश्चन है, इस पे इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लीजिएगा आप लोग, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग, ये 220 वोल्ट पता है, जब 220 वोल्ट से कनेक्टेड है तो 3.4 एम्पियर का आउटपुट मिल रहा है मुझे, इतनी करंट दे रहा है, यानी मैं इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से, यानी कि V इज इक्वल टू लगा दें हम I मल्टीप्लाई बाय R। V हमारे सामने है 220 वोल्ट, I हमारे सामने है 3.4 एम्पियर। यहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आएगी 220 अपॉन 3.4। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, 217 टू 1100। अब यहाँ पे 17 का डिवाइडेड कर दीजिए 1100, यानी 102, 8 बचा, ये 12 बचा, पॉइंट लगा दिए, लगभग इतना आएगा 64.7, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर 64.7 ओम का रेजिस्टेंस है। अब 64.7 ओम का रेजिस्टेंस है, हमें ये भी पता चल गया। अब आपसे बोल रहा है कि 110 वोल्ट की सप्लाई के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया जाए तब कितना करंट होगा। तो अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस हमें पता है, किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस बताओ, सप्लाई आप वेरी करा दो, कोई मैटर नहीं पड़ता। अब आपके सामने न्यू
वोल्टेज कितने हो गए हैं 110 वोल्ट, मान लो बहुत ज़्यादा डिम हो गए, पावर हाउस से कम वोल्टेज आ रहे हैं, 110 वोल्ट हो गए। रजिस्टेंस इतना रहेगा, रजिस्टेंस तो फिक्स रहेगा भाई साहब, रजिस्टेंस इसका फिक्स रहेगा 64.7, चाहे इसको 220 वोल्ट की सप्लाई दे दो, चाहे कितने भी वोल्ट की सप्लाई दे दो, इसका रजिस्टेंस इतना ही रहेगा। जय श्री राम। तो 64.7 ओम का रजिस्टेंस इसमें फिक्स है। जब आप इसमें 110 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं तब कितना करंट ड्रॉ करेगा, लगा दीजिए फिर से आप ओम्स लॉ, यानी फिर से क्या लगा देंगे हम, ओम्स लॉ, V = I × R। V आपके सामने नया वाला 110 लग गया, I आपको पता करना है, R आपके सामने निकल के आया है 64.7 ओम। यहाँ से आप लोग I की वैल्यू निकाल सकते हैं एम्पियर में। विद यूनिट ज़रूर लिखना बेटा, यूनिट के 1 मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। और एक अच्छे बच्चे की यही पहचान है कि बस आंसर लिखने के बाद में उसकी यूनिट ज़रूर मेंशन करेगा। तो यहाँ से जो भी आंसर आए आइए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 64.7 को बस डिवाइड करना है 110 में, जो भी आंसर आएगा आप लोग को सॉल्व कर सकते हैं। बस कंसेप्ट बस यहीं पर यही है कि हमें इस तरह के न्यूमेरिकल आ जाए तो बस उसका रजिस्टेंस पता हो हमें। हाँ, रजिस्टेंस फिक्स रहता है, करंट और वोल्टेज नहीं रहेगा फिक्स, ये बात याद रखना आप लोगों को। रजिस्टेंस हमेशा बॉडी का फिक्स रहेगा, चाहे उसको 220 वोल्ट की सप्लाई पे अटैच करा जाए, चाहे वो 110 वोल्ट पर हो, चाहे 90 वोल्टेज पर हो, चाहे 200, 300, 400 कितने भी वोल्टेज पर, रजिस्टेंस उसका इतना ही मिलेगा। रजिस्टेंस वोल्टेज चेंज होने पर करंट भी चेंज होगा, ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो लगभग सारे न्यूमेरिकल हमने ओम्स लॉ पे कवर कर लिए हैं बेटा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।